हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेदाकुलम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का वॉल्यूम 2 यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और ये स्पेशली डिज़ाइंड है फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस जे या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्रीवियस वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि चार्ज क्या होता है और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में चार्ज किस किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ पर हमने फ्रिक्शन के थ्रू और इंडक्शन के थ्रू और कंडक्शन के थ्रू डिस्कस किया था। आज की जो हमारे पास ये वॉल्यूम 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 1 मार्क का एक क्वेश्चन बन जाता है। और जितने भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम पढ़ेंगे वहाँ पर जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने में मैक्सिमम चीज़ें यूज़ होती हैं वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे जनरेट होंगे। तो आज हम लोग अपने इस वॉल्यूम में, इस मॉड्यूल में 3 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड द थर्ड वन इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का मॉड्यूल। स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। बेसिकली अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ये तो सिंपल सिंपल मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए। यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। आप चाहो तो स्नैपशॉट लो या वीडियो पॉज करके आप ये नोट्स अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल में होगा वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, कि वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। चलिए हम लोग सीधा बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे उसने बात करी है क्वांटाइजेशन की, तो क्वांटाइजेशन है क्या। क्वांटाइजेशन को आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए अगर एक क्लास के अंदर आपके पास टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, और अगर आपसे बोला जाता है और वो 30 स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से रो में है कि एक रो में 10 है, दूसरी रो में 10 स्टूडेंट है और तीसरी रो में भी 10 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। और आपसे बोला जाता है, टीचर बोलता है कि थर्ड रो से फिफ्थ स्टूडेंट बाहर आ जाए। तो इफ़ दिस वन इज़ द फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो से फिफ्थ स्टूडेंट, तो ठीक है वो बाहर आ जाएगा। अगर वो बोलता है कि थर्ड रो से 7.5 स्टूडेंट बाहर आ जाए, तो वो निकल पाना बाहर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फिफ्थ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सो दैट इज़ काउंटेबल, मैं काउंट कर सकता हूँ। अगर मैं 7.5 स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। एक ह्यूमन बॉडी अपने आप में कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कह सकता कि एक का सिर निकल जाएगा और दूसरे का पैर निकल जाएगा। सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से मैं इस एग्जाम्पल को लेके आया हूँ कि जो हमारे नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो चार्ज बेसिकली हो सकता है किसी बॉडी के पास 10 कूलम का चार्ज है, तो वो 10 कूलम का चार्ज किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी और छोटे चार्जेस से बने हैं? यस, बने हैं। लेकिन हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में जो लीस्ट, या आप कह सकते हो जो लोएस्ट स्टेबल चार्ज है, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है, तो दोनों का मतलब, हाँ बात सही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज होता है, ये हमारे नेचर में जो सबसे लोएस्ट चार्ज पॉसिबल है, जो एग्जिस्ट कर सकता है, जो अकेला एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की आइडेंटिटी लेके हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है। इससे छोटे चार्ज भी पॉसिबल हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको भैया किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। ऐसा वो अकेले रहते ही नहीं है। ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको अकेले छोड़ नहीं सकते, तो इसी तरीके से वो चार्ज उससे छोटे पॉसिबल हैं, लेकिन वो चार्ज अकेले रहते नहीं। जिनकी मैं बात करने वाला हूँ उनको बोलते हैं क्वार्क। अभी मैं इसके बारे में आऊँगा क्वार्क पे। तो क्वार्क जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज होते हैं, लेकिन क्वार्क जो होता है वो आइसोलेट फॉर्म में रहता नहीं है, इंडिपेंडेंट रहता नहीं। जैसे अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, अगर मैं बोलूँ एक अप क्वार्क लेके आ जाओ तो नहीं ला सकते आप, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है और उसका जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है, और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो भी तब एग्जिस्ट करते हैं जब वो कई क्वार्क्स के कंपोजिशन में होते हैं। जब वो कंपोजिशन में आ जाते हैं तब मैं आइसोलेटेड पार्टिकल की बात नहीं करता हूँ। उनका भी जो कंपोजिशन बनता है, द लोएस्ट पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ दीज क्वार्क इज इलेक्ट्रॉन।
इसीलिए ये बोला गया है कि हमारे नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है दैट इज अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज है, मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि भैया 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा, भैया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा चार्ज जो है वो 1.6 है, ये इसका आधा है। तो क्योंकि हमारे पास ये सबसे छोटा चार्ज है तो इससे छोटा चार्ज हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? जैसा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर वो बात कर रहा है 10 स्टूडेंट हैं और उसमें से 5th स्टूडेंट आ गया, तो अगर 5 का आधा कर दे, अगर 2.5 स्टूडेंट आते हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। सेम यहाँ पर भी है, यानी अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो वो इस 1.6 का आधा नहीं होगा, इसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन 3.5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 + 0.5 हो जाएगा। तो 3 तो पॉसिबल है लेकिन 0.5 पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल में होता है, और वो मल्टीपल क्या हो जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के नंबर में आना चाहिए, और वही क्वांटाइज्ड है जिसको हम काउंट कर सकते हैं इंटीजर फॉर्मेट में। क्लियर? तो समझिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर या तो हो सकता है किसी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी बॉडी के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी बॉडी के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए या 3 इलेक्ट्रॉन हो गए या 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरीके से हमारे पास चल सकता है। या n इलेक्ट्रॉन हो गए, जहाँ पे n हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन n जो है वो कभी भी 1/2 नहीं हो सकता, 3/5 नहीं हो सकता, 4/6 नहीं हो सकता। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो जो फ्रैक्शन वाली बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी जो काउंटिंग है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल जो चार्ज होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? अब क्योंकि ये चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सो हम इसकी पोलैरिटी के लिए इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। और जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये है n = 1 2 3 4 5 एंड सो। क्लियर हुआ? ये तो एक मोटा मोटा हो सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे लेके चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। एग्जांपल ये है मेरे साथ, चलिए इसको रब कर देते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल मेरे सामने ये है, अगर हमारे पास किसी ने बोला कि भैया एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो गया, 3.5 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज है। तो बोल रहा है कि भैया बताओ कि क्या ये चार्ज नेचर में पॉसिबल है। तो इस चार्ज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये चार्ज किसी बॉडी के पास नेचर में पॉसिबल है तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिस Q शुड फॉलो द कंडीशन ऑफ n टाइम्स ऑफ E। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, Q/E, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए हमारे पास, ये इंटीजर होना चाहिए, एक फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं, Q कितना दिया है उसने, 3.5 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जो कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में क्यों आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, 16 2 = 32। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आपका इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आया? तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दिस चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ऐसे इसको समझाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज on a body which is given as 3.5 into 10⁻⁻18 कूलम, this charge does not exist in nature। अब अगर सोचो कि दूसरी तरफ अगर वो ये कह देता कि भैया ये जो चार्ज है ये 3.5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम है, अब क्या ये एग्जिस्ट करता है? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास खेल क्या हो जाएगा, या अगर वो बोलता 3.5 कूलम ही लगा लो चलो, तो क्या मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालता हूँ Q/E से, सो ये हो जाएगा 3.5 इंटू
-18 तो है नहीं, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19। सो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे ये तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन पावर जो हो जाएगी 10⁻19 आ जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो इस केस में हम इसके इस फ्रैक्शन वाले कंडीशन को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्यों कर देंगे? फ्रैक्शन को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये वाली पावर बहुत बड़ी पावर है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो एप्लीकेबल है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं। बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार उसको लिया जाए। सो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक लिमिटेशन होगी। तो अब समझिए, यहाँ पे मैंने समझाया है आपको। द लोएस्ट पॉसिबल चार्ज विच एग्जिस्ट इन नेचर इज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, and the charge on a body should be in multiple of the charge on electron. So Q is equals to plus minus Ne, where N is equals to 1, 2, 3, 4 and this cannot be in fraction. Clear? अब यहाँ पे मैंने रेड कलर में मेंशन कर दिया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज मीनिंगफुल ओनली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैंने ये नहीं बोला कि मैक्रो लेवल पे फेल हो जाता है, नहीं, वो वैलिड माइक्रो पे भी है, वैलिड वो मैक्रो पे भी है, बट उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो माइक्रो लेवल पे ही काम की है। माइक्रो लेवल पे उसको हम कंसिडर करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट मैक्रोस्कोपिक इट कैन बी इग्नोर्ड। क्लियर? और मैंने ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसके थ्रू इसको हमने एक्सप्लेन किया, ये इसलिए कि आप इसको अपनी कॉपी पे नोट बना सकते हैं। सो आई होप कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब हमारे तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज का एडिटिव नेचर। अब देखिए चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपको पता है स्केलर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो एज अ नंबर की तरह होते हैं और उनको उनकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपने पढ़ा होगा, जैसे आपके पास 2 है, -2 है, 4 है, -4 है, 6 है, -6 है। अगर इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो इनको हम अकॉर्डिंग टू देयर साइन ऐड कर देते हैं। यही तो होता है हमारे पास स्केलर चीज़ों को ऐड करना। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो दिस बिकम 2 - 2 + 4 - 4 + 6 - 6, आई थिंक ये 6 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चार्ज के साथ भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि चार्ज की हमारे पास दो पोलैरिटी होती हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो निगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम +Q से मेंशन कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको -Q से मेंशन कर रहे हैं। सपोज़ आपके पास एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स में आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, एक चार्ज है Q5। ठीक है, ये अलग अलग हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं। अब मान लीजिए Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, Q3 निगेटिव, Q4 पॉजिटिव और Q5 निगेटिव। तो आपसे बोलता है कि इस बॉडी के पास टोटल कितना चार्ज होगा। तो चलिए टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो जितना भी चार्ज उस बॉडी के पास है उस सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया जाता है। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब बॉडी का टोटल चार्ज उन सारे चार्जेस का स्केलर सम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइन दिस बिकम Q1 + -Q2 + -Q3 + Q4 + -Q5। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसका साइन खोलता हूँ तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, दिस अगेन माइनस एंड दिस अगेन माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस। सो दिस बिकम Q1 - Q2 - Q3 + Q4 एंड -Q5। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q1 + Q4 एक साथ और Q2 + Q3 + Q5 को एक साथ लेके माइनस साइन इसका जब कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए जब हमने एडिटिव नेचर अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट कितना निकला टोटल चार्ज, कि आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिए कितना हो जाएगा Q1 + Q4, टोटल नेगेटिव चार्ज देखिए कितना हो जाएगा Q2 + Q3 + Q5, और टोटल पॉजिटिव चार्ज माइनस टोटल नेगेटिव चार्ज इज द चार्ज ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज
माइनस टोटल निगेटिव चार्ज। तो ये मैं एक्चुअली मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम सीधा सीधा बॉडी पे जब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यही हमारे पास क्या है, एडिटिव नेचर है कि चार्ज जो है स्केलर है, इसी वजह से बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जितने भी चार्जेस बॉडी पे होते हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम हो जाता है। एंड वी हैव टू फॉलो द एल्जेब्रिक एडिशन विद प्रॉपर साइन। इफ दे आर पॉजिटिव वी हैव टू टेक पॉजिटिव, एंड दे आर नेगेटिव वी हैव टू टेक नेगेटिव। और ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है सो दैट यू कैन मेक नोट ऑन योर कॉपी। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लास्ट है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और हम लोग पढ़ते आते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम पढ़ते थे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। काइनेटिक को पोटेंशियल, पोटेंशियल को काइनेटिक में, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और वो एनर्जी दुनिया हमारी एनर्जी में चल रही है। तो क्या मैं कहूँ कि एनर्जी और चार्ज दोनों एक ही चीज़ हैं? सोचना इस बारे में। ठीक है, चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास देखिए आइसोलेटेड सिस्टम की बात की इसने, और आइसोलेटेड सिस्टम हम क्या जानते हैं? आइसोलेटेड एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा, वो क्या होता था कि हीट ना तो बाहर जाती थी ना बाहर की हीट अंदर आती थी। जब हम मैकेनिक्स को पढ़ते थे वहाँ पे हम आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते थे कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगती है। हम बोलते थे ना कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो देन द सिस्टम इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा ही कुछ बोला। तो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ कि उस पर सराउंडिंग का कोई इफेक्ट है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो भी तो सराउंडिंग ही है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक चैम्बर है और उस चैम्बर के अंदर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उस चैम्बर के पास जो टोटल चार्ज होगा वो तभी भी उतना ही रहेगा चाहे आप हमारे पास चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दो या ना करो। अब देखो मैं समझाता हूँ इसको कैसे। आपके पास एक चैम्बर है ये, ठीक है, इस चैम्बर में दो हमारे पास बॉडीज़ हैं, एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। इस बॉडी के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के पास 5 प्रोटॉन भी होंगे, इसके पास है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 प्रोटॉन भी होंगे। तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना हुआ बॉडी के पास? ठीक है, आप बताओ। क्योंकि ये ए भी न्यूट्रल है और ये बी भी न्यूट्रल है तो इसका मतलब बॉडी के पास ये अभी भी न्यूट्रल ही है। ठीक है, और ए भी अपने आप में न्यूट्रल है और बी भी अपने आप में न्यूट्रल है। क्लियर? अब मैं काम करता हूं, यहां से अगर कुछ प्रोसेस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ, तो अब इसके पास कितना रह गया हमारे पास? इस वाले सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास -2 ई का चार्ज जनरेट हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी +2 ई हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी हो गई तो ये -2 ई हो गया। तो यहाँ पे एक्सेस हुआ और यहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंसी हुई। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन यानी अब देखो, यानी इसके पास अब क्या रह गया सिस्टम? इसके पास हो गया हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन तो एज इट इज, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन एज इट इज। अब ये ए बॉडी जो है इसके पास चार्ज कितना आ गया? क्यू ए जो है वो +2 ई हो गया। अब जो क्यू बी है वो कितना हुआ? -2 ई हो गया। लेकिन इस सिस्टम के पास, इस चैम्बर के पास अभी भी टोटल चार्ज कितना है? अभी भी 0 ही होगा, क्योंकि 6 + 3 9, 5 + 4 9, ये अभी भी 0 ही होगा। अब देखो ये ए और बी ये अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो अभी आइसोलेटेड नहीं है। ए का इफेक्ट बी पे पड़ रहा है, बी का इफेक्ट ए पे पड़ रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दे आर नॉट आइसोलेटेड, बट दिस चैम्बर इज आइसोलेटेड, क्योंकि इस चैम्बर पे तो बाहर से किसी भी तरह का कोई इफेक्ट मैंने अभी मेंशन किया ही नहीं है। सो यही वो कह रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, अगर वो 0 है तो 0 रहेगा, अगर उसकी कुछ वैल्यू है तो वो उतनी ही रहेगी
चाहे आप हमारे पास चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए यहीं पे उसे एक्सप्लेन किया है, द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट and it is impossible to create or destroy the net charge carried by any isolated system। क्योंकि हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते। हमने अभी जो एग्जांपल डिस्कस किया उसमें ना हमने चार्ज क्रिएट किया ना हमने चार्ज डिस्ट्रॉय किया। हालांकि हमें लगा कि एक बॉडी पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, एक पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, लेकिन वो आया नहीं है, क्रिएट नहीं किया है, वो चार्ज का ट्रांसफर हुआ जिस वजह से एक बॉडी पे चार्ज जनरेट हो गया, एक बॉडी पे चार्ज नेगेटिव में आया, एक पे पॉजिटिव में आया। ठीक है, सो द चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड नहीं, तो चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स। सो वही हुआ, अगर हमारे पास एक पे पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली निगेटिव चार्ज ही आएगा। तो जो चार्ज का कॉम्बिनेशन जो जनरेट होता है, कंजर्वेशन जो कहता है कि चार्ज हमेशा इक्वल और ऑपोजिट पेयर्स में आता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो हमारे पास फोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। उनके पास मास नहीं होता, उनके पास सिर्फ एनर्जी होती है। और जब ये हाई एनर्जी के फोटॉन्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जनरेट हो जाता है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ कि पेयर प्रोडक्शन एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल हो गया, कि हमारे पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी एक तरह से कन्वर्ट किस में हो गई? मास में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से एनिहिलेशन ऑफ मैटर, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन क्या होता है? प्रोडक्शन का उल्टा। अगर हमारे पास दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कंबाइंड होते हैं तो वो गामा फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी टोटल मास जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में? एनर्जी में। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे पास उस पूरे प्रोसेस में हमारे पास टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो, जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इधर से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो उधर से भी टोटल 4 कर देते थे, इधर से हमारे पास एटॉमिक नंबर को उधर के एटॉमिक नंबर से बैलेंस करते थे ना केमिस्ट्री के अंदर। सो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी होता है वो सारा का सारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं आगे अपनी स्लाइड्स में। तो ये हमारे पास 3 चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी: कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सो इस वॉल्यूम में हम लोगों ने चार्ज को डिस्कस किया। जो हमारे पास मॉड्यूल 3 होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। सो गाइज, मेरे इस कोर्स के साथ बिल्कुल चिपक के बैठे रहो, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे रहो, और हम अभी आके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके।